आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया का यूनिट 3 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 3 के पार्ट 1 पर हमने मगध साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने शुरुआत में अरेंग वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। आज वहीं से हम शुरू करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कैसे पराजित किया और नंद वंश का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कैसे की। इसी की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, हमारी पूरी वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है। मौर्य साम्राज्य का उदय से पहले थोड़ी सी देखते हैं हम। हरियंश, शिशुनाग और नंद वंश के प्रयासों से मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। विशेष रूप से महापद्मनंद और उसके उत्तराधिकारी धनानंद के शासनकाल में मगध का साम्राज्य अत्यंत विशाल हो गया था, परंतु धनानंद की कठोर कर व्यवस्था, अहंकारी स्वभाव तथा जनता में बढ़ते असंतोष ने उसकी लोकप्रियता को समाप्त कर दिया। इसी राजनीतिक परिस्थिति में भारतीय इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य केवल एक नए राजवंश का उदय नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास की पहली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन के अधीन संगठित किया था। तो याद रखना, यह पहला वंश था जिसने पूरे भारत पर शासन किया था, केवल दक्षिण राज्य के कुछ 2-4 राज्यों को छोड़कर। तो इस महान परिवर्तन के पीछे दो व्यक्तियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें पहले चाणक्य और दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे देखते हैं कैसे हुई थी इस राज्य की उत्पत्ति या मौर्य वंश की स्थापना। कहा जाता है कि धनानंद ने किसी अवसर पर महान विद्वान कौटिल्य, या जिसे चाणक्य कहते हैं, इनका अपमान कर दिया था। कौटिल्य ने उसी समय नंद वंश का अंत करने का संकल्प किया। अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शी के बल पर उन्होंने एक योग्य एवं साहसी युवक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। उन्होंने उसे युद्धकला, राजनीति, कूटनीति तथा प्रशासन का प्रशिक्षण दिया और एक ऐसी सेना संगठित की जो मगध की विशाल शक्ति को चुनौती देने में सक्षम थी। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कौटिल्य का अपमान किया गया था। अलग अलग कहानियों के अनुसार अलग अलग है। हम कहानियों पर आधारित चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मैं बता दूंगा। पेपर के लिए हमें सिर्फ वही पढ़ना जो इतिहासकारों के अनुसार सर्वमत है। तो याद रखना इसको। अभी हम आगे बताएंगे कौन सी कहानी थी, किस बात पर उसने क्या किया था, चाणक्य का अपमान किया था धनानंद ने, ये सब देखेंगे। उसी समय उत्तर पश्चिम भारत में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यद्यपि वह पंजाब तक ही सीमित रह गया और उसे शीघ्र ही वापस लौट गया, परंतु उसके लौटने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। चंद्रगुप्त और कौटिल्य ने इसी परिस्थिति का लाभ उठाया। पहले उन्होंने उत्तर पश्चिम के अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया और बाद में मगध की ओर बढ़े थे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब सिकंदर भारत आया तो इसने क्या क्या जीता था। इसने 327 से 326 ईसा पूर्व में हिंदकुश पर्वत पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पहुंचा था सिकंदर, याद रखना। लेकिन यहीं से एक घटना शुरू होती। जब पोरस पर आक्रमण किया सिकंदर ने, तो चाणक्य भागते हुए मगध साम्राज्य की ओर आई। ये एक कहानी प्रसिद्ध है, सिर्फ कहानी है, याद रखना। तो पोरस पर जब आक्रमण हो गया तो यहाँ से चाणक्य भागते हुए आए धनानंद के पास। धनानंद के पास आकर इन्होंने कहा कि मुझे राजा से मिलना है। तो धनानंद उस समय एक ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। तो यहाँ चाणक्य पहुंचते, चाणक्य ने मदद के लिए मांगा, लेकिन उसने धनानंद ने उसकी मदद नहीं की और चाणक्य को एक जोरदार तमाचा मारा। ये सिर्फ कहानी है, याद रखिए। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करने आया तो उसकी सेना भयभीत हो गई थी कि इसकी धनानंद की सेना को देखकर, और वहीं से उसे लौटना पड़ा। लगातार संघर्ष के पश्चात 322 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के साथ मौर्य वंश की स्थापना हुई। भारतीय इतिहास में पहली बार एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी है। जितना यहाँ पे लिखा है सिर्फ वही इतिहासकारों के अनुसार सर्वमत है, वो कहानी है सिर्फ। और कई टीचर या क्या करते हैं किताब में भी लिख देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह इतिहासकारों के मतों से मतभेद करती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए रखा और शीघ्र ही अपने राज्य के विस्तार का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने उत्तर भारत के अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया, एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना की। उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य निरंतर विस्तृत होता गया और भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता, संगठित प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना तथा प्रभावी शासन व्यवस्था का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। यही साम्राज्य आगे चलकर सम्राट अशोक के शासनकाल में अपने सर्वोच्च वैभव पर पहुंचा।
अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक तथा भारत के प्रथम सम्राट माने जाते हैं, जिन्होंने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। उनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के संबंध में विभिन्न मत मिलते हैं, किंतु अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि चंद्रगुप्त साधारण परिवार से थे। उनकी प्रतिभा और साहस को पहचानकर कौटिल्य चाणक्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाया था। चाणक्य ने उन्हें राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति तथा प्रशासन की शिक्षा दी और एक महान शासक बनने के योग्य बनाया था। धनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम के अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था, जहां सिकंदर के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। इससे उनका साम्राज्य अत्यंत विस्तृत हो गया, तो सिकंदर के उत्तराधिकारी का राज्य भी इन्होंने जीत लिया था। आगे देखिए दिया हुआ है, चंद्रगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में सेल्यूकस पर विजय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद सेल्यूकस ने भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेशों पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे याद रखना सेल्यूकस कौन था। तो सेल्यूकस प्रथम निकेटर वो अलेक्जेंडर का क्या था, एक सेनापति था और सेल्यूकिड साम्राज्य का संस्थापक भी था सेल्यूकस। किंतु लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने उसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद दोनों के बीच संधि हुई। संधि के अनुसार सेल्यूकस ने कंधार, काबुल, हेरात तथा बलूचिस्तान के कुछ भाग में चंद्रगुप्त को सौंप दिया। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए थे। इस संधि के बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज वही है जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। देखिए यहाँ पे एक और कहानी प्रसिद्ध होती है। जब सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया तो बताया जाता है इसकी बेटी से विवाह कर लिया था, जिसका नाम क्या था, हेलेना था। और इसी के दहेज के रूप में कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के कुछ भाग मिले थे। कंधार को आर्कोसिया कहा जाता है और बलूचिस्तान को जैड्रोसिया कहा जाता है। यहीं पर काबुल को किस नाम से, पेरिपेनेसाइड ऐसे ही कुछ नाम से जाना जाता है और हेरात को एरिया नाम से जाना जाता है, याद रखना। तो माना जाता है, ये कहानी में माना जाता है कि जो सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना का अंग्रेजी नाम याद रखना कार्नेलिया था। इसकी बेटी से विवाह कर लिया था और ये दहेज में लिए थे, लेकिन इसके विषय में भी पर्याप्त साक्ष्य, ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। तो आपको सिर्फ वही लिखना है जिसके ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं पेपर में। आगे देखिए दिया हुआ है, मेगास्थनीज कई वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा और उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था तथा पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन किया। यद्यपि उसका मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, फिर भी मेगास्थनीज के उद्धरण मौर्य इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। तो जो मौर्य शासन का काल की जो मौर्यकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था का वर्णन मिलता है वह मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही मिलता है, याद रखना। आगे देखिए दिया हुआ है, चंद्रगुप्त एक कुशल सेनानायक और योग्य प्रशासक थे। उन्होंने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया तथा प्रशासन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उनके शासनकाल में कृषि, व्यापार, उद्योग तथा राजमार्गों का भी विकास हुआ था। इनकी सफलता का सबसे बड़ा आधार उनके गुरु कौटिल्य की राजनीति, दूरदर्शिता और प्रशासनिक नीति थी। आगे देखिए दिया हुआ है, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने अपने राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था और जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहां इन्होंने 297 या लगभग 298 ईसा पूर्व के आसपास सललेखना यानी उपवास विधि के द्वारा इन्होंने अपना देह त्याग दिया था, अर्थात इनकी 297 या 98 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारत की राजनीतिक एकता की ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चलकर सम्राट अशोक ने विश्व की सबसे महान साम्राज्यों में से एक का निर्माण भी किया। तो आपको यहाँ पे कोई भी कहानी याद नहीं रखनी है, बस जो तथ्य सिर्फ उनको ही याद रखना। अब देखते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात इनका पुत्र बिंदुसार लगभग 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्र खोटस कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसका विस्तार भी किया। यद्यपि उसके शासनकाल की जानकारी चंद्रगुप्त और अशोक की अपेक्षा बहुत कम है, फिर भी मौर्य साम्राज्य की निरंतरता बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है और इसे पिता का पुत्र और पुत्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात चंद्रगुप्त के पुत्र और अशोक के पिता के नाम से जाना जाता है। इसका अपना बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है इतिहास में। आगे देखिए दिया हुआ है,
बिंदुसार ने उत्तर भारत में शांति और व्यवस्था बनाए रखी तथा दक्षिण भारत की ओर राज्य का विस्तार भी किया। इतिहासकारों के अनुसार उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण भारत के अधिकांश भागों तक पहुंच गया था। केवल चोल, चेर और पांड्य राज्य ही उसके प्रत्यक्ष अधिकार से बाहर थे, बिंदुसार के अधिकार से बाहर। आगे देखिए दिया हुआ है, बिंदुसार ने अपने पिता की प्रशासनिक व्यवस्था को यथावत बनाए रखा। कौटिल्य कुछ समय तक उसके भी प्रमुख सलाहकार रहे। बिंदुसार ने विशाल साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की और प्रशासन को प्रभावी बनाए रखा। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र भी बन गया था। बिंदुसार के शासनकाल में विदेशी राज्यों के साथ भी इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो याद रखना, एंटियोकस प्रथम किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो एंटियोमेकस प्रथम ने राजदूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इससे स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य का विदेशी देशों के साथ साथ राजनीतिक और राजनयिक संपर्क भी बना हुआ है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। पहली बार उसने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह शांत करने के लिए भेजा था। अशोक ने बिना किसी बड़े संघर्ष के वहां शांति स्थापित कर दी। इस घटना से की प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व का भी परिचय हुआ। दोबारा इसने अपने दूसरे पुत्र को भेजा था। देखिए, और यहाँ पे दूसरी बार किसको भेजा था? तो इन्होंने सुसीम को भेजा था, जो कि विद्रोह को नहीं दबा पाया था। और इसी वजह से यहाँ पे एक कहानी और प्रसिद्ध हो जाती है। कहा जाता है कि पहली बार सुसीम को भेजा था और दूसरी बार अशोक को, क्योंकि सुसीम जो है विद्रोह को दबा नहीं पाया था, इसलिए अशोक को भेजा था। लेकिन इतिहासकारों का मत है कि पहली बार जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तब अशोक को ही पहली बार में भेजा गया था तक्षशिला में। ये इतिहासकारों का मत है, ये भी याद रख लेना। लगभग 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई। उसके बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष के पश्चात बिंदुसार का पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना। अशोक ने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य को उसकी सर्वोच्चतम सीमा तक पहुंचाया और भारत इतिहास के सबसे महान सम्राटों में स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पे एक और कहानी प्रसिद्ध होती है कि जो अशोक थे इसके 100 भाई माने जाते हैं। तो इसने अपने 100 भाइयों को मारकर एक कुएं में डाल दिया था, जो कि शायद आज भी पाटलिपुत्र पटना में स्थित है। ये कन्फर्म नहीं है मुझे कहाँ पर स्थित है, लेकिन ऐसी कहानी प्रसिद्ध हुई थी। सम्राट अशोक को आप डिटेल से देखते हैं। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सम्राट अशोक से। सम्राट अशोक लगभग 273 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा। इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि मानवता, शांति और धर्म के आदेशों के कारण विश्व इतिहास में भी अमर स्थान प्राप्त किए थे। आगे देखिए दिया हुआ, अशोक बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और कुशल प्रशासक था। अपने पिता के शासनकाल में उसने उज्जैन तथा तक्षशिला का शासन भी संभाला था। इन प्रांतों के सफल प्रशासन ने उससे शासन का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया। अब आगे देखिए दिया हुआ है, सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने अपने पूर्वजों की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। केवल दक्षिण भारत के कुछ राज्य उसके प्रत्यक्ष शासन से बाहर थे, याद रखना। आगे दिया हुआ है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध थी और कलिंग युद्ध से क्वेश्चन आता ही आता है। यह युद्ध उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ सिद्ध हुआ और उसी के बाद इसके व्यक्तित्व तथा शासन नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अब अशोक के कलिंग युद्ध को देखते हैं डिटेल में और इसे अच्छे से देख लेना। सिंहासन पर जब यह बैठा उसके 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग, जो कि ओडिशा में है, यहाँ पे इसने आक्रमण कर दिया। कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। समुद्री व्यापार तथा सामरिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व था। अशोक ने अपने साम्राज्य को पूर्ण रूप से संगठित करने के उद्देश्य से कलिंग पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया था। युद्ध अत्यंत भीषण और विनाशकारी रहा था। यहाँ पर अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे तथा असंख्य लोग घायल हुए थे। ये इतना भयानक युद्ध था। युद्ध के बाद चारों ओर फैले विनाश, मृतकों के से रोते हुए परिवार तथा मानव पीड़ा को देखकर अशोक का हृदय अत्यंत व्यथित हो गया। जब अशोक ने कलिंग पर विजय पाली थी तो उसकी क्या कहते हैं भ्रमण पर निकला था। जब भ्रमण पर निकला तो उसने वहां पर विनाश देखा कि कितना भयानक विनाश था। मृतकों के शव डले हुए थे, कोई किसी का पैर कटा था, किसी के हाथ, पूरी धरती वहां की खून से रंग चुकी थी और वहीं पर उनके रोते हुए परिवार थे। जब वो परिवार रो रहे थे तो इन्होंने उनको भी तीर मार दिए इनके सैनिकों ने। तो इसी सब को देखते हुए
इसको पीड़ा हुई और अशोक का हृदय अत्यंत यहाँ से व्यथित हो गया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने यह अनुभव किया कि युद्ध और हिंसा से केवल दुख और विनाश ही प्राप्त होता है। अशोक ने विजय की नीति का त्याग कर धर्म विजय को अपनाया और शासन को शांति, करुणा तथा लोक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित यहाँ से कर दिया था और यहीं से इसके पतन का कारण भी माना जाता है। अशोक का धर्म देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन आया। जीभ लपट जाती है थोड़ी, उसका लिए माफी चाहूंगा क्योंकि छाले हैं जीभ में। युद्ध के भीषण तबाही ने उनके हृदय को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अनुभव किया कि युद्ध से राज्य का विस्तार तो किया जा सकता है किंतु लोगों के हृदय को नहीं जीता जा सकता है। इसी कारण उन्होंने शस्त्र विजय का मार्ग छोड़कर दम्भ विजय को अपनाया। इसके बाद अशोक ने अपने शासन का आधार युद्ध, हिंसा के स्थान पर शांति, दया, करुणा, नैतिकता तथा लोक कल्याण को बनाया था। देखिए, अशोक का धर्म किसी नए धर्म का नाम नहीं था। यह न केवल बौद्ध धर्म था और न ही किसी एक संप्रदाय की शिक्षा थी। धर्म का उद्देश्य समाज में नैतिक जीवन और धार्मिक सहिष्णुता, मानवता और सदाचार स्थापित करना था। अशोक चाहते थे कि उनके साम्राज्य के सभी लोग बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सत्य, अहिंसा, दया और सदाचार का पालन करें। अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में अहिंसा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का आदर, सत्य बोलना, दया, क्षमा, प्राणियों के प्रति करुणा, नैतिक जीवन तथा लोक कल्याण का विशेष महत्व दिया गया है। इन्होंने पशु बलि और अनावश्यक हिंसा को कम करने का भी प्रयास किया था। प्रजा को सदाचार पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा भी अशोक ने दी थी। तो हमें आज भी अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और सभी धर्मों के साथ समानता का भाव भी रखना चाहिए। कभी भी किसी एक धर्म को नीचा और दूसरे धर्म को ऊंचा नहीं बताना चाहिए। सभी मनुष्य में समानता लानी चाहिए। यहाँ पर भी जातिवाद जैसे शब्द का यूज नहीं, जातिवाद जैसे शब्द मतलब कि जातिवाद हमें नहीं फैलाना चाहिए। जीव लपट गई। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अपने संदेशों को शिलालेख और स्तंभ लेखों पर खुदवाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित कराया। इन अभिलेखों में जनता को नैतिक जीवन, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानव सेवा का संदेश दिया। अशोक के अभिलेख भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत में गिने जाते हैं। अब कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला ये भी इतिहास में आता है, किंतु हमें वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है। वो यदि हम वन डे एग्जाम कर रहे होते तो पढ़ते। इतिहास में हमें बीए के लिए हमें 100% स्कोर करना है, तो जो जरूरी है वही पढ़ेंगे। धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों का कार्य जनता के नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करना, लोगों की समस्याएं सुनना, विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच सद्भाव बनाए रखना। इस प्रकार पहली बार शासन ने जनता के नैतिक और सामाजिक कल्याण को भी अपना उत्तरदायित्व माना था। अशोक ने केवल साम्राज्य तक ही धर्म का प्रचार नहीं रखा था, बल्कि इसे विदेशों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया था। इन्होंने श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, सीरिया, मिस्र, यूनानी राज्यों के में भी धर्म प्रचार को भेजा था। देखिए, श्रीलंका यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का सफलतापूर्वक प्रचार करने के लिए भेजा था। इसी कारण श्रीलंका में आज भी बौद्ध धर्म का विशेष महत्व है और श्रीलंका में आज भी सबसे ज़्यादा बौद्ध ही लोग रहते हैं। अब देखिए, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बौद्ध वो जो अशोक थे, इन्होंने इतना बड़ा संहार करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था और तृतीय बौद्ध संगति करी थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार और संगठन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। यह संगति लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इस आयोजन सम्राट अशोक ने संरक्षण किया था तथा इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। इस संगति का मुख्य उद्देश्य बौद्ध संघ में फैली मत भिन्नताओं को दूर करना, अनुशासन स्थापित करना तथा बौद्ध धर्म के शुद्ध स्वरूप की रक्षा करना था। इसी संगति में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में धर्म प्रचारकों को भेजने का भी निर्णय लिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से बाहर भी तेजी से फैलने लगा। तृतीय बौद्ध संगति का भारतीय तथा विश्व इतिहास में विशेष महत्व है क्योंकि इसके बाद बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में भी विकसित हो गया था। अब अशोक का मूल्यांकन देख लेते हैं पेपर में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अशोक का मूल्यांकन कीजिए। तो अशोक का मूल्यांकन आप उसी आधार पर कर सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर से लेकर अभी तक नीचे तक पढ़ाया, कलिंग युद्ध से लेकर उसके धर्म परिवर्तन तक। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसका मूल्यांकन करते हैं किसी भी शासक का। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। वे केवल एक विजेता राजा नहीं थे बल्कि एक आदर्श शासक,
मानवतावादी तथा लोक कल्याणकारी सम्राट भी थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जिस प्रकार हिंसा का त्याग कर शांति, करुणा और नैतिकता को अपनाया था, वह विश्व इतिहास की एक अद्वितीय घटना थी। अर्थात ऐसी घटना दोबारा कभी भी भारत में नहीं घटी, ना ही विश्व में घटी है। आगे देखिए दिया हुआ है, अशोक ने पहली बार शासन को जनता की नैतिक और सामाजिक कल्याण से जोड़ा था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, समानता तथा मानवता का संदेश दिया। इनके अभिलेख आज भी भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार H.G. वेल्स थे। उन्होंने अशोक को विश्व के महानतम शासकों में स्थान दिया है। यद्यपि कुछ इतिहासकारों का मत है कि अहिंसावादी नीति के कारण मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति भी कमजोर हो गई। जब शासन में अहिंसावादी नीति की शुरुआत हुई, अशोक ने क्या किया था, शस्त्रों का यहाँ पे त्याग कर दिया, तो धीरे धीरे करके ये मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया। फिर भी अधिकांश विद्वानों का मानना है कि अशोक की महानता उसकी विजयों से नहीं, बल्कि मानवता, शांति और नैतिक शासन की स्थापना में निहित है। आगे देखिए दिया हुआ है, इस प्रकार सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के ऐसे आदर्श शासक थे जिन्होंने तलवार की शक्ति से अधिक धर्म, करुणा और नैतिकता की शक्ति पर विश्वास किया। हालांकि इन्होंने कलिंग युद्ध पर इतना घोर संहार किया था कि आज तक मुझे लगता है विश्व में किसी भी शासक ने उस प्रकार का संहार नहीं किया है, और इसीलिए कलिंग युद्ध बहुत फेमस हो गया और पेपर में बार बार रिपीट भी होता है। लेकिन बाद में इन्होंने धर्म, करुणा और नैतिकता की शक्ति पर भी विश्वास किया था। इसी कारण उनका नाम भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल भारत के इतिहास में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में बहुत ही सम्मान के साथ अशोक का नाम भी लिया जाता है। अशोक स्तंभ और अशोक चक्र का प्रयोग अशोक की के शासनकाल की ही देन है। तो इस प्रकार आपका मैंने ये कंप्लीट करवा दिया पार्ट 2 था जो हमारे यूनिट 3 का, और यूनिट 3 का पार्ट 3 हम जल्दी ही लाएंगे। और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं आपको पीडीएफ पेड पर दूंगा, फ्री पर नहीं दूंगा। बहुत मेहनत लगती है इतने सारे पीडीएफ तैयार करने में, तो बहुत ही कम फीस में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।